आज हम बात कर रहे हैं राही मासूम रजा के एक बहुत ही निजी उपन्यास की। बिल्कुल। दिल एक सादा कागज। हम्म। ये कोई साधारण कहानी नहीं है। ये एक एक अधूरी प्रेम कहानी है जिसे लगता है लेखक ने अपने दिल के कागज पर खून से लिखा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सादे कागज को बहुत आहिस्ता से खोलने की कोशिश करेंगे। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस कहानी की हर सिलवट, हर तह में ले जाते हैं। जी, और हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे एक लेखक की निजी जिंदगी, उनका सबसे गहरा दर्द और शायद उनकी सबसे पाक मोहब्बत उनके सबसे खूबसूरत काम की वजह बन जाती है। और अक्सर ऐसा होता है, महान कला एक गहरे जख्म से ही जन्म लेती है। तो ये चर्चा उस जख्म की कहानी है जो राही साहब ने ताउम्र अपने सीने पर रखा। हम्म। लेकिन ये सिर्फ उदासी की कहानी नहीं है। ये इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक कलाकार अपने दर्द को एक ऐसी ताकत में बदल देता है जो उसे अमर बना देती है। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जहां ये कहानी सांस लेती है। हम्म। बात है 1950 के दशक के लखनऊ की। नवाबी तहजीब का कह सकते हैं आखिरी दौर। अदब, नफासत, शायरी सब हवा में घुला हुआ था। बिल्कुल। उस दौर के लखनऊ की हवा में ऐसा क्या था जो मोहब्बत को इतना खूबसूरत और साथ ही इतना मुश्किल बना देता था? लखनऊ की यही तो खासियत थी। वो एक ही वक्त में इश्क करना भी सिखाता था हम्म। और उस इश्क की मतलब हदें भी तय कर देता था। अच्छा। एक तरफ खुली सोच थी, शायरी की महफिलें थीं, बेतकल्लुफी थी, तो दूसरी तरफ खानदानी इज्जत, मजहबी दीवारें और समाज के बनाए हुए सख्त नियम। और इसी दोहरे माहौल में कहानी की हीरोइन सांस ले रही थी, शकीला। जी। शकीला का किरदार कैसा था? स्रोतों में उनका जिक्र किसी ख्वाब की तरह आता है। बिल्कुल, शकीला उस नवाबी तहजीब का सबसे खूबसूरत चेहरा थी। हम्म। एक अमीर खानदान की लड़की जिसकी तालीम और परवरिश बहुत नाजों से हुई थी। हम्म। खूबसूरत इतनी कि लोग मुड़कर देखते, बेबाकी से अंग्रेजी बोलती और शायरी की बेहद शौकीन थीं। एक जगह लिखा है कि उसकी हंसी में लखनऊ की तहजीब झूमती है। क्या बात है! ये एक लाइन ही उसके पूरे वजूद को बयां कर देती है। सही। लेकिन इसी खूबसूरती के साथ एक कैद भी थी। उनके वालिद चाहते थे कि उनकी शादी किसी बड़े नवाब या अफसर से हो। जो खानदान की शान के बराबर हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है हमारे हीरो, जो कोई काल्पनिक किरदार नहीं बल्कि खुद लेखक राही मासूम रजा हैं। उस वक्त के राही को अगर हम आज देखें तो वो शकीला की दुनिया से बिल्कुल अलग थे। जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में उर्दू फारसी के एक नौजवान लेक्चरर, आंखों में इनकलाब के सपने, दिल में मोहब्बत का तूफान और जुबान पर गालिब और मीर के शेर। लेकिन जेब खाली थी। बिल्कुल, मिजाज से थोड़े गुस्सैल लेकिन उतने ही रोमांटिक। हाँ। शकीला अगर नवाबी तहजीब की प्रतीक थी तो राही उस दौर के उस नौजवान के प्रतीक थे जिसके पास खानदानी दौलत नहीं जी। बल्कि सिर्फ अपनी काबिलियत और अपने ख्वाब थे। और यहीं पर कहानी का वो बुनियादी टकराव सामने आता है जिसके बारे में हमारे स्रोत बात करते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ दो इंसानों के बीच का प्यार नहीं बल्कि दो अलग-अलग दुनियाओं का टकराव है। हाँ। ये एक क्लासिक संघर्ष है। एक तरफ नवाबी शान शौकत, अमीरी और सामाजिक रुतबा है, और दूसरी तरफ एक गरीब शायर का जुनून, उसकी कला और उसका खाली जेब वाला स्वाभिमान। तो ये मोहब्बत बनाम समाज की लड़ाई तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा ये दो अलग-अलग जीवन मूल्यों की लड़ाई थी। और इन दो दुनियाओं की टकराहट के बीच मोहब्बत कैसे पनपती है? कहते हैं पहली नजर का प्यार था। जी, शायद किसी शायरी की महफिल में या किसी दोस्त के घर पहली मुलाकात में ही दोनों एक दूसरे की तरफ खिंच गए। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला, छुप छुप कर मिलने का, जिसका गवाह पूरा लखनऊ शहर बना। लखनऊ की गलियां, चौक का इलाका, अमीनाबाद की भीड़, हजरतगंज की रोशन सड़कें और रूमी दरवाजा, ये सब जगह नहीं रहीं बल्कि उनकी मोहब्बत की दास्तान का हिस्सा बन गईं। राही ने बाद में लिखा भी है कि लखनऊ की हर सड़क पर उनकी यादें बिछी हुई हैं। उस दौर की मोहब्बत में खतों की एक बहुत खास जगह थी। हाँ। आज के दौर में शायद ये समझना मुश्किल हो, लेकिन तब खत ही दिल की आवाज होते थे। और राही तो थे शब्दों के जादूगर। उस शकीला को हाथ से लिखे लंबे लंबे खत भेजते थे। उन खतों में शायरी होती थी, शिकायतें होती थीं और बेपनाह मोहब्बत होती थी। और शकीला के जवाब अक्सर छोटे होते थे लेकिन बहुत गहरे।
जैसे खत का जिक्र आता है जिसमें वो सिर्फ एक लाइन लिखती हैं, क्या? तुम्हारी याद में आज फिर रात भर सो नहीं पाई। उफ, इस एक लाइन में कितनी बेचैनी, कितना इंतजार और कितनी मोहब्बत सिमटी हुई है। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। राहियो से अपनी गजलें सुनाते थे और शकीला कहती थी तुम्हारी हर गजल में मैं हूं। ये बहुत गहरी बात है। हाँ। ये इस रिश्ते का सबसे खूबसूरत पहलू है। शकीला सिर्फ उनकी प्रेमिका नहीं थी बल्कि उनकी प्रेरणा थी, उनकी म्यूज थी। वो शख्सियत जिसके बिना शायद उनके कलम से एक लफ्ज भी ना निकलता। जी, उनका जुड़ाव सिर्फ जज्बाती नहीं था बल्कि ज़हनी और एक तरह से रूहानी स्तर पर भी था। शकीला की आंखों में देखकर राही को गजल के अल्फाज मिलते थे। और जब प्यार इस तरह कला का हिस्सा बन जाए तो वो दुनिया की नजर में भले ही अधूरा रह जाए, लेकिन कला की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और शायद इसी वजह से दुनिया को ये मोहब्बत मंजूर नहीं थी। क्योंकि जो चीज इतनी पाक और ताकतवर हो, समाज को उससे हमेशा खतरा महसूस होता है। यहाँ वो खतरा किन दीवारों की शक्ल में सामने आया। 3 बड़ी और मजबूत दीवारें थीं, जिनका जिक्र स्रोत में साफ साफ है। पहली और सबसे जाहिर दीवार थी माली हालत की। राही एक लेक्चरर थे, उनकी तनख्वाह एक नवाबी खानदान के सामने कुछ भी नहीं थी। ये तो हमेशा से होता आया है, लेकिन सिर्फ यही एक वजह नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरी दीवार थी जात पात की। अच्छा। राही सैयद नहीं थे और उस दौर के शराफत वाले मुस्लिम घरों में ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। खानदान की बराबरी का मसला था। जी। और तीसरी और शायद सबसे मजबूत दीवार थी शिया सुन्नी फिरके की। ओहो। उस दौर में अलग अलग फिरकों में शादी करना बहुत मुश्किल था और अक्सर परिवार इसे अपनी तौहीन समझते थे। यानी मोहब्बत के सामने मजहब के अंदर की दीवारें खड़ी हो गई। हाँ, गरीबी, जात और फिरका, इन तीनों ने मिलकर उनके रिश्ते को नामुमकिन बना दिया। बिल्कुल। और इन सब के ऊपर शकीला के पिता ने उनकी शादी एक बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी। और शकीला ने बहुत विरोध किया। वो रोईं, मिन्नतें की, यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर भी बैठ गईं। जी। लेकिन उनकी एक न सुनी गई। जैसा कि स्रोत की एक पंक्ति इस पूरी बेबसी को बयां कर देती है। कौन सी? नवाबी घरों में बेटियों की नहीं, इज्जत की चलती है। उफ, ये एक लाइन उस पूरे समाज का एक्सरे कर देती है। सही बात है। ये सिर्फ एक परिवार का फैसला नहीं था, ये उस वक्त की पूरी सामाजिक सोच थी। जी, ये व्यक्ति की खुशी और मोहब्बत पर खानदान की इज्जत और सामाजिक रुतबे की जीत थी। और ये दीवारें सिर्फ शकीला और राही के बीच नहीं थी। नहीं, ये उस दौर के हर उस प्रेमी जोड़े के सामने थी जो सामाजिक दायरों को तोड़कर अपनी मर्जी से जीना चाहता था। ये व्यक्ति बनाम समाज की एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें उस वक्त अक्सर समाज ही जीतता था। और फिर वो दिन आता है जब कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंचती है। उनकी आखिरी मुलाकात। जगह थी गोमती का किनारा और माहौल को और गमगीन बनाने के लिए हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शकीला बेतहाशा रो रही थी। उन्होंने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। इस एक जुमले में उनकी पूरी हार, उनकी पूरी बेबसी शामिल है। बिल्कुल। लेकिन मुझे राही के जवाब पर बात करनी है। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, मरना मत, जीना और मुझे याद रखना। मैं अपनी जिंदगी की हर किताब में तुम्हें लिखता रहूंगा। ये जवाब दिल तोड़ देता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये राही की तरफ से एक तरह से हार मान लेना नहीं था? मतलब एक शायर, एक इनकलाबी सोच का इंसान जो मोहब्बत के लिए लड़ने की बात करता है, वो इतनी आसानी से कैसे कह सकता है कि जीना और मुझे याद रखना? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब ही राही के किरदार को महान बनाता है। पहली नजर में ये हार लगती है, एक तरह का सरेंडर लगता है। जी। लेकिन अगर आप गहराई में जाएं तो ये एक प्रेमी की हार और एक लेखक की जीत है। एक लेखक की जीत कैसे? देखिए, राही जानते थे कि वो उस वक्त के समाज से लड़कर शकीला को हासिल नहीं कर सकते। वो लड़ते तो शायद दोनों ही बर्बाद हो जाते। उन्होंने उस पल एक फैसला किया। क्या फैसला? उन्होंने दुनियावी जंग हारकर कला की जंग जीतने का फैसला किया। मतलब उन्होंने अपनी लड़ाई का मैदान ही बदल दिया। ठीक यही। उन्होंने शकीला को दुनिया से लड़कर बचाने का वादा नहीं किया, बल्कि उसे अपनी कला में हमेशा के लिए जिंदा रखने का वादा किया, बल्कि साहित्य के पन्नों से होकर गुजरता था। और फिर वही हुआ जो होना था। शकीला की शादी हो गई, बच्चे हुए, लेकिन स्रोत बताते हैं कि वो कभी खुश नहीं रही। और राही ने भी शादी की, उनके भी बच्चे हुए। वो मुंबई चले गए, एक बहुत मशहूर लेखक बने, फिल्मों में नाम कमाया, महाभारत जैसी अमर कृति लिखी। लेकिन वो शकीला को कभी भुला नहीं पाए। भुला नहीं पाए तो बहुत छोटा लफ्ज है। सच तो ये है कि शकीला
उनके लेखन का केंद्र बन गई। अच्छा। एक लेखक के लिए एक भूला हुआ प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो एक बैंक बन जाता है जिससे वो जिंदगी भर किरदार, भावनाएं और संवाद उधार लेता रहता है। शकीला राही के लिए वही बैंक थी। वो उनकी हर किताब में, हर कहानी में किसी न किसी रूप में मौजूद रहीं। जैसे कि टोपी शुक्ला, कटरवियार्जू या ओस की बूंद में। जी, इन सभी उपन्यासों में आपको कोई ना कोई ऐसा किरदार जरूर मिलेगा जिसमें शकीला की परछाई दिखती हैं। कहीं उसकी बेबाकी, कहीं उसकी मासूमियत, कहीं उसका दर्द। राही ने शकीला को खो दिया था, लेकिन उनके कलम ने उसे कभी खुद से जुदा नहीं होने दिया। शकीला सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि राही के लेखन की वो रूह बन गई जिसे वो अपनी हर कहानी में तलाशते रहे। और इस तलाश का, इस दर्द का, इस पूरी कहानी का निचोड़ हमें उपन्यास के आखिरी हिस्से में मिलता है। ये कुछ पंक्तियां हैं जो राही ने लिखी हैं और ये सीधे दिल में उतर जाती हैं। वो लिखते हैं, शकीला, तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा दिल कैसा है। मैंने कहा था एक सादा कागज। तुमने उस पर सिर्फ एक बार अपना नाम लिखा था। उसके बाद मैंने उस कागज को कभी मोड़ा नहीं। वो आज भी वैसा ही सादा है, बस उस पर तुम्हारा नाम है और उस नाम के नीचे मेरे आंसुओं के हल्के हल्के दाग। इन पंक्तियों के बाद कहने को कुछ बचता नहीं है। नहीं। ये एक लेखक का अपने सबसे बड़े जख्म को पूरी दुनिया के सामने बेपर्दा कर देने जैसा है। और जैसा शुरुआत में लिखा है, ये प्रेम कहानी नहीं, एक जख्म है जो राही साहब ने अपने सीने पर ताजिंदगी ढोया। और ये किताब उस जख्म का दस्तावेज है। बिल्कुल। और ये जख्म सिर्फ उनका नहीं रह जाता, पढ़ने वाले को भी कहीं ना कहीं छू जाता है। स्रोत की एक और लाइन है जो इस किताब की ताकत बताती है। क्या? और हम पढ़ते हैं तो अपना कोई पुराना जख्म भी हरा हो जाता है। बिल्कुल। और यही इस लेखन की असली जीत है। ये किताब सिर्फ राही और शकीला की कहानी नहीं रह जाती, ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी पूरी शिद्दत से मोहब्बत की है और उसे खोया है। राही अपने निजी दर्द को एक सार्वभौमिक अनुभव में बदल देते हैं। हाँ, पाठक राही के आंसुओं में अपने आंसू मिला देता है और उसे लगता है कि कोई है जो उसके दर्द को समझता है। यही वजह है कि छोटी सी किताब इतनी बड़ी और गहरी बन जाती है। तो दिल एक सादा कागज सिर्फ एक उपन्यास नहीं बल्कि एक इकबालनामा है, एक स्वीकारोक्ति। जी। यह हमें बताता है कि कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं बल्कि हमेशा याद रखी जाने के लिए होती हैं। और कुछ जख्म भरने के लिए नहीं बल्कि कला में ढलकर अमर हो जाने के लिए होते हैं। स्रोत में एक सलाह भी दी गई है और मुझे लगता है वो बिल्कुल सही है कि इस किताब को धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और अकेले में रात के वक्त, जब आपके और उस सादे कागज के बीच कोई और ना हो। जाते जाते बस एक ख्याल मन में आ रहा है। बताइए। क्या एक लेखक की सबसे बड़ी ताकत यही नहीं है कि वो अपने सबसे गहरे दर्द को, अपनी सबसे बड़ी हार को कला में बदलकर उसे हमेशा के लिए जिंदा कर देता है? राही और शकीला की कहानी भले ही जिंदगी में पूरी ना हुई हो, लेकिन साहित्य में वो हमेशा जिंदा रहेगी, हमेशा पढ़ी जाएगी। शायद अधूरी कहानियां ही हमें पूरा करती हैं।